गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग। मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर Subscribe लें now एंड and सब्सक्राइब कर press लें the जिससे bell अपकमिंग icon. क्लासेस के Never नोटिफिकेशन miss an आपको update. मिलते रहें। तो आज आपकी तैयारी जो चल रही है आरआरबी एनटीपीसी का 24 जनवरी को, तो आपको पता है कोई एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का नहीं हुआ। 23 जनवरी 23 जनवरी का हम यहाँ पर एग्ज़ाम रिव्यू लेकर आए हैं कि 23 जनवरी में एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए थे हम सबको को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज एक नहीं पूरी दो मैं ट्रिक लेकर आई हूँ और यकीन मानिए मेरा, ये दोनों ट्रिक आपके लिए बहुत मददगार होंगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो के अंत में हम दो ट्रिक डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रिक है जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं। गुड इवनिंग है। और जो पहली बार जुड़ रहा है मैं उनको बता दूं कि डेली शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है यहाँ पर। और अभी हम पिछले कई दिनों से जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को रिव्यू कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं डेली शाम को 4 बजे की क्लास में। और साथ ही साथ मैंने साइंस और पॉलिटी को डिटेल में ख़त्म करा दिया है। अगर आप लोग ने अभी तक वो नहीं देखा है तो एक बार हमारे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर पूजा महिंद्रा सर्च करेंगे, साइंस की क्लासेस या फिर आपके पॉलिटी की क्लासेस, तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन तो ये है आपके लिए कि आज है 25 जनवरी और आज के दिन हम वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वोटर्स डे 1950 आज के दिन ही हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, निर्वाचन आयुक्त की आज के दिन गठन हुआ था, इसलिए हम वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और आर्टिकल 3 to 4 संविधान का जो अनुच्छेद 324 वहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन की चर्चा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि अभी तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी फॉर्म फिलअप किया होगा, ऑब्वियसली आईबी का फॉर्म भी फिलअप किया होगा या एसएससी का फॉर्म भी फिलअप किया होगा। अब कुछ बच्चा ऐसा होता है कि यहाँ तो केवल क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होगा जो थ्योरी भी पढ़ना चाहता होगा। बिल्कुल आप में से है कि कुछ बच्चे कह रहा है कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, कोई कह रहा है ज्योग्राफी पढ़ा दो, कोई कह रहा है कि पॉलिटी पढ़ा दो। तो सब लोगों को अपनी अपनी थ्योरी भी पढ़नी है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप करंट अफेयर्स भी चाहते हैं, आप स्टैटिक भी चाहते हैं, तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने निकाला है। अब मैं दिन में 2 बार आपसे मिलूंगी। एक तो 4 बजे जो हम मिलते हैं वो तो हम मिलेंगे ही, जहाँ पर हम एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वो हम करेंगे ही। साथ ही साथ मॉर्निंग 9 सुबह 9 बजे भी अब मैं आपको 28 जनवरी से सुबह 9 बजे भी आपको मिलूंगी, जहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बिगनिंग से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, स्टैटिक, करेंट अफेयर्स और साइंस, इन सब को डिस्कस करेंगे एक एक करके बिल्कुल बिगनिंग से डिटेल में। क्लियर। तो जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भरे हैं, आईबी का फॉर्म भरे हैं या एसएससी का पेपर भरे हैं, या कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी जो बिल्कुल बिगनिंग से मेरे साथ पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी कुछ, तो बिल्कुल सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़िएगा 28 तारीख से। तो अभी नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे कि पूजा मैम आ रही हैं, पूजा महिंद्रा आ रही हैं और वो सुबह 9 बजे से क्लासेस लेंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मेरा स्मॉल सा छोटा सा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं। तो इसलिए आज आज मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पा रही थी थोड़ा सा। तो आज आप रिकॉर्डिंग से काम चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 23 जनवरी के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे हमने दो ट्रिक डिस्कस की हैं और वो दोनों ट्रिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चंस को देखेंगे और चैट सेक्शन में हम उनको डिस्कस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSIR। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आंसर कर दो चैट सेक्शन में, क्योंकि चैट तो मैं पढ़ती हूँ, आपको पता है जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो तो चैटिंग मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बिल्कुल मैं, आप जब इसका आंसर कर रहे होंगे तो मैं आपके वीडियो में जो कमेंट्स हैं बिल्कुल देख रही होंगी और आपको रिप्लाई भी कर रही होंगी हमेशा की तरह। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिल्कुल नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है वो CSIR का ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर को 1942 में की गई थी। शेखर सी मांडे वर्तमान में इसके हेड है। नाम याद रखेंगे, शेखर सी मांडे वर्तमान में इसके हेड है। 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। क्लियर। तो ये 23 जनवरी में RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच क्वीन ऑफ द अहमदनगर फॉट विथ अकबर? अहमदनगर की किस रानी ने अकबर के साथ लड़ाई की? उस महिला, उस फीमेल क्वीन रानी का नाम आपको बताना है जो अहमदनगर की शासिका थी और उन्होंने अकबर के साथ लड़ाई की। तो बहुत ही फेमस है ये नाम, आप सभी जानते हैं, और वो नाम क्या है? चांद बीबी। तो चांद बीबी ने अकबर के साथ लड़ाई की और चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की शासिका थी। इन दोनों के बीच में लड़ाई कब होती है? तो 1595 में, 1595 में इनके बीच में लड़ाई होती है। तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बार जो जुड़ रहे हैं एक बार जल्दी से लिंक को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थी आपकी तरह जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़ जाए। और याद रखिएगा 9 बजे से मैं आपके साथ जुड़ूंगी। 4 बजे वाली क्लास तो होंगी ही होंगी। 9 बजे की क्लास में हम बिगिनिंग से बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड स्टैटिक्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा विजय टावर कौन सा है? तो आपको स्क्रीन में एक विजय टावर दिख रहा है। विजय टावर कब बनाया जाता है? जैसे कि बुलंद दरवाज़ा बनवाया अकबर ने, कब बनाया? जब वो गुजरात को जीत कर आया। वैसे ही यहाँ पर विजय टावर्स या विजय टावर बनाए जाते हैं जब आप किसी युद्ध को जीत कर आते हैं, राइट। तो भारत में सबसे बड़ा विजय टावर या फिर विक्ट्री टावर या फिर विजय टावर कौन सा है? ये पंजाब में है। ये जो पिक्चर दिख रही है कहाँ की है? ये पंजाब की है। चलो इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कहाँ पर है इंडिया में? तो कहाँ है ये? पंजाब में है। इसका नाम क्या है? फतेह बुर्ज। इसका नाम क्या है? फतेह बुर्ज। तो जो बंदा बहादुर थे, सिखों के एक गुरु थे ना बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर ने जब मुगल आर्मी के अगेंस्ट फाइट किया था तो उसी की याद में ये जो है फतेह बुर्ज बनाया गया। पंजाब में ये स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा विजय टावर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाइएगा। मैं बिल्कुल सभी की कमेंट पढ़ रही हूँ, सभी के कमेंट्स देख रही हूँ। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर द UN 2030 मतलब 2030 मेगा सिटीज़ इन इंडिया? भारत में संयुक्त राष्ट्र की 2030 की मेगा सिटीज़ कौन कौन सी हैं या कितनी हैं? तो UN मतलब जो यूनाइटेड नेशन है वो प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर की भी कुछ सिटीज़ को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे, IT हब बनाएंगे, जिससे भारत के लोगों में भी क्या होगा? रोजगार होगा, है ना। तो इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमने 7 सिटीज़, कितना? 7 सिटीज़ को सिलेक्ट किया है। UN ने 7 सिटीज़ को सिलेक्ट किया है, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम साइबर हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 2030 तक का टारगेट है कि इन 7 मेगा सिटीज़ को हम इंडिया में पूरी तरीके से डेवलप कर लेंगे। तो वो 7 मेगा सिटीज़ कौन कौन सी, आइए वो देखेंगे। तो 7 मेगा सिटीज़ है हमारे पास, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली। ये 7 सिटीज़ को हम एज अ मेगा सिटी डेवलप करेंगे, UN का ऐसा कहना है 2030 तक। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। आज मैं एक नहीं पूरी 2 स्पेशल ट्रिक लेकर आई हूँ हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री का काफ़ी डिमांड आ रहा था। तो हिस्ट्री की 2 ट्रिक मैं लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द भीमराव अंबेडकर, वेयर इज़ द भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट? तो डॉक्टर बाबा साहब या भीमराव अंबेडकर के नाम पे एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आप सभी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते हो। जो प्रारूप समिति थी, तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड भी कौन थे? बाबा साहब अंबेडकर थे। मैंने आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताया था कि आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा था कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा था? 32 को कहा था। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये महू से बिलोंग करते हैं। महू इनका जन्म स्थान है और ये जो महू है ये चंबल रिवर के किनारे है। ये जो महू है ये चंबल रिवर के किनारे है, इसको याद रखना है। तो भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, नागपुर, महाराष्ट्र में ये एयरपोर्ट स्थित है। क्लियर। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर अभी जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जिनको एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो गोवा स्टेट के मिले हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो CM है वो उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द फर्स्ट डैम इन इंडिया? भारत का पहला बांध कौन सा है?
तो ये भी बता दीजिएगा साथ ही साथ किस नदी पर ये बांध स्थित है, भारत का पहला डैम कौन सा है, साथ ही साथ ये भी बताना है आपको किस नदी पे बना हुआ है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, साथ ही साथ लिंक को शेयर करना है, ठीक है। और दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। पहली इन्फॉर्मेशन कि सुबह 9 बजे हम मिलेंगे, 4 बजे तो मिलेंगे ही, 9 बजे भी मिलेंगे हम 28 तारीख से। और दूसरी बात, लास्ट में 2 ट्रिक्स हैं जिनका आपको इंतज़ार करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राधनगिरी डैम, ये जो है वो भारत का सबसे पहला डैम है। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है महाराष्ट्र में। भोगवा नदी के किनारे, भोगावती नदी के किनारे ये डैम बना हुआ है, डैम बना हुआ है महाराष्ट्र में। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1907 में हुआ था। इसका बेसिकली यूज़ जो है इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इस बांध का प्रयोग करते हैं। तो राधनगिरी जो बांध है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, भोगावती रिवर पर स्थित है। ये भारत का पहला बांध है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ओडोमीटर। तो ये आपका साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे कि बोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, वैसे ही एक डिवाइस है ओडोमीटर। बिल्कुल सभी लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित है और सभी लोगों ने इस डिवाइस को देखा भी है। अब कोई मुझसे बोलेगा मैडम हमने तो नहीं देखा, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा है, आप लोगों ने गाड़ियाँ देखी होंगी, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, तो उसमें ये डिवाइस लगा हुआ होता है ओडोमीटर। ये बताता है कि आपकी बाइक ने या आपकी कार ने टोटल कितना डिस्टेंस जब से आपने परचेस की है तब से आज तक कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। जब आप कभी सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हो तो ऐसे ही पूछते हो ना कि कितना किलोमीटर चल ली है, तो वो कैसे बताता है, इस ऑडोमीटर से देख के। तो आपका व्हीकल्स, आपकी गाड़ियाँ कितने किलोमीटर तक चली हैं, कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारी गाड़ियों में जो डिवाइस लगा होता है वो ऑडोमीटर कहलाता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने ये डिवाइस देखा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल इन इंडिया। भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल कहाँ है। तो मुझे लगता है बस एक क्वेश्चन को घुमाया गया है और कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हो अगर फ्लोटिंग स्कूल की बात बोली है तो किसी ना किसी एक बेस पे ही तो स्कूल खड़ा होगा ना, कोई बेस होगा उस पर स्कूल होगा। तो वो फ्लोटिंग बेस कौन सा है जिसपे स्कूल है, इसलिए हमने उसको फ्लोटिंग स्कूल बोल दिया। क्लियर है पहली चीज। तो आप सभी जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र हमारे पास फ्लोटिंग लेक है, ये सॉरी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो है क्या, केवला लाम जाऊ। कहाँ पर है ये, लोकटक लेक में है, मणिपुर में। तो बिल्कुल ये स्कूल भी वहां पर ही बनाया गया है, कहाँ पर, मणिपुर में, लोकटक लेक में। तो लोकटक लेक मणिपुर जो है वहां पर ये स्कूल बनाया गया है। तो आंसर आपको मिल चुका है। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, केवला लाम जाओ, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, फाउंडेशन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड के बारे में आप जानते हैं सभी लोग, करंट में भी, न्यूज़ में भी था। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पहले इसके जो चेयरमैन थे या डायरेक्टर थे वो कौन थे, हर्ष कुमार भनवाला थे। अभी उनको चेंज कर दिया गया है, उनको हटा के अब कौन नए डायरेक्टर बन गए हैं, GR चिंतला बन गए हैं। तो चिंतला जी जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष बन गए, इसलिए नाबार्ड चर्चा में था। तो आपको केवल इतना बताना है कि नाबार्ड जो है उसकी स्थापना कब की गई, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें। और लास्ट में ट्रिक का ज़रूर इंतज़ार करेंगे, आज हम 2 हिस्ट्री की ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो GR चिंतला जी हैं, न्यू चेयरमैन है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ चौसा इज फॉट बिटवीन। चौसा की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई। तो आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने मुगल शासनकाल पढ़ा है कि बाबर ने मुगल सल्तनत की शुरुआत की और बाबर के बाद उनके बेटे जो हुमायूं थे वो गद्दी पे बैठे। लेकिन हुमायूं गद्दी पे बैठने के बाद जो था वो शेरशाह सूरी से हार गए। तो फिर से दिल्ली सल्तनत की वापस से शुरुआत हो जाती है। और जब शेरशाह सूरी मर जाते हैं तो वापस से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। ये आपने पढ़ा है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये चौसा की जो लड़ाई है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये चौसा का युद्ध हुआ था। क्लियर है। अभी कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में। अब ये चौसा कहाँ है, तो बिहार, बक्सर बिहार के पास ये चौसा नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पे मुगल राजा हुमायूं और अफगान का शेरशाह सूरी, उनके बीच में लड़ाई हुई। हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है और वापस से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। लेकिन जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो वापस से हुमायूं मुगल सल्तनत पे बैठता है और दीन पन्हा नाम की लाइब्रेरी से हुमायूं सीढ़ियों से गिर जाता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के बाद उनके बेटे जो अकबर होते हैं वो
मुगल सल्तनत की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आ गया कि दीन पन्हा लाइब्रेरी किसने बनाई? तो हुमायूं ने ही दीन पन्हा लाइब्रेरी भी बनाई थी और उसी की सीढ़ियों से लुढ़क के वो गिर गए। ठीक है, तो 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। याद रह जाएगा, बहुत आसान बात है ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, 1 निबल इज इक्वल टू वॉट? ठीक है, तो हम सभी जान चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, ये सब कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर केवल 0-1 की लैंग्वेज समझता है, और 0 और 1 को आप क्या कहते हो? बिट कहते हो। अब क्वेश्चन है कि एक निबल किसके बराबर होता है? एक निबल किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बिल्कुल बिगनिंग से वापस से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, एवरीथिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी कुछ, तो हम सुबह 28 तारीख को 9 बजे से मिलना शुरू करेंगे, और बिल्कुल लगभग 2 महीने हम क्लासेस करेंगे और पूरा सिलेबस वहाँ पर हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा। क्लियर? और आज हम 2 ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो 1 निबल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर। एक निबल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, और 4 + 4 = 8 बिट जो है वो 1 बाइट हो जाता है। ठीक है, 1 बाइट = क्या होता है? 8 बिट होता है, जबकि 1 निबल = 4 बिट होता है। और बिट क्या होती है? 0 या 1 को हम बिट के नाम से जानते हैं, जो कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस फर्स्ट रूरल सेशन प्लेस्ड, कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ? उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे कांग्रेस का पहला रूरल सेशन हुआ था। ये जो रूरल सेशन हुआ था पहला कांग्रेस का, तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब ये मत कहने लगेगा कराची रावी नदी के किनारे, नहीं नहीं, उसके अलावा भी। तो ये हुआ था कहाँ पर? फैजपुर में, 1936 में। तो फैजपुर में ये 1936 में हमारा कांग्रेस का जो था वो ग्रामीण अधिवेशन हुआ था। ये फैजपुर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है फैजपुर, और यहाँ पर कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन स्थल हुआ था। तो कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ? गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? त्रिपुरी संकट क्या हुआ? और मतलब बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन से आते हैं, और बहुत सारे बच्चों को डाउट है। इन्हीं डाउट्स को, इन्हीं समस्याओं को तो खत्म करने के लिए हम 9 बजे आपके लिए क्लास ला रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़िएगा 9 बजे। ठीक है, और आज तो हमें ट्रिक डिस्कस करनी है जो कि हिस्ट्री की है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और जिनका अपकमिंग 3rd फेज में एग्जाम है जो कि 31 से है, उनके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एडमिट कार्ड प्लेस जरूर सर्च कर लीजिएगा, और सभी को मेरी तरफ से गुड लक, जिनका भी 25 तारीख को मतलब आज और कल पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉक सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? रॉक सॉल्ट का या सेंधा नमक का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो बिल्कुल हम और आप डेली इसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट गांधी जी ने तो इस टैक्स को ख़त्म करने के लिए भी सत्याग्रह स्टार्ट किया था, सॉल्ट नमक सत्याग्रह। तो बिल्कुल हमको पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, और इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो बंध पाया जाता है वो आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड है? तो आप बोलेंगे इसमें आयनिक बंध है, आयोनिक बॉन्ड है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा इज फाउंड वेयर? ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? तो मुझे लगता है ये भी बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे जिससे आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकेंगे। तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का उड़ीसा। जो हमारा सूर्य मंदिर है, जो हमारा सन टेम्पल है कोणार्क का, उसको ही हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। तो कोणार्क सन मंदिर को, सूर्य मंदिर को ही हम जो है वो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है चिल्का लेक के बारे में। तो इसको भी याद रखिएगा कि उड़ीसा में कौन सी लेक है? चिल्का लेक है। और चिल्का लेक क्या है? एक लेगून है। ठीक है ना। लेगून को केरल में क्या कहते हैं? तो लेगून को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको और याद रख लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हु स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर? मैं एक यूजर हूँ, बिल्कुल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ, मैं एक यूज़र हूँ। ये कंप्यूटर मेरे सामने रखा है, ये क्या है? एक हार्डवेयर है। तो मेरे और मेरे कंप्यूटर के बीच में, हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन है कि स्क्रीन स्लाइड्स चल रही हैं, मुझे दिख रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, है ना।
और कैमरा ऑन है तो मेरी वीडियो भी आपको दिखाई दे रही है, तो इस यूज़र और हार्डवेयर के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं इसका आंसर। इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में मौजूद है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम्स को रन करता है और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में रिलेशन बताता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये भी कंप्यूटर का बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, रोलेट एक्ट जब भारत आया था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द रोलेट एक्ट। तो इसको एक ब्लैक रूल, ब्लैक एक्ट, अंधा कानून के नाम से भी जानते हैं, कि अगर किसी भी व्यक्ति पे आप पे शक है कि कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है तो उस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट और जेल में डाल सकते हो, बिना दलील, बिना वकील का कानून, इसलिए इसको एक अंधा कानून, काला कानून कहा गया था। तो बिल्कुल रोलेट एक्ट कब भारत आया, और इसी रोलेट एक्ट के भारत आने के कारण क्या हुआ, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, और क्योंकि इसी के अंदर जो महात्मा गांधी, सैफुद्दीन कुचलू वगैरह बड़े बड़े राजनेता लोगों को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, तो सभी लोग शांति से बैठे हुए थे और जनरल डायर ने आदेश दे दिया गोली चलाने का, जिसको आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हो। और आपको पता है इस हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमीशन बना था वो कौन सा था, हंटर कमीशन, और ये भी प्रश्न ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। तो बिल्कुल रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर मैं देख पाऊंगी, और बिल्कुल सही आंसर देंगे आप लोग इसका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी 1919 में ही आया ना, तो बिल्कुल चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के गवर्नर थे जब रोलेट एक्ट भारत में आया। तो सही आंसर हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल लिंक करते हुए पढ़ेंगे, ये सब बहुत आसान चीज़ें लगेंगी आपको, एकदम कहानी की तरह सुनाऊंगी मैं। आप बस 9 बजे की क्लास आईबी की 28 तारीख से अटेंड करना शुरू कीजिए, बिल्कुल हिस्ट्री एकदम टनाटन हो जाएगी। ठीक है, और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। वॉट वॉज द सील ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन कॉइन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो सिक्के मिले हैं उस पर किसकी मोहर देखी गई है? तो देखिए, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, कालीबंगा आता है, लोथल, रंगपुर, ये सभी जो हैं ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर आते हैं। इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इंडस और उसकी सहायक नदियों के बीच में ही ये सिविलाइजेशन मिला है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो सिक्के थे, जो कॉइन थे, उस पे किसका स्टैच्यू, किसकी मोहर मिली है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति की सील, पशुपतिनाथ जो उनके भगवान थे, उनका मोहर, उनका सील जो है यहाँ के सिक्कों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ सिक्के होते हैं उसमें एक पौधा होता है, पौधे मतलब गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाई देता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की मोहर मिली है, वो तो हम यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से ही एलिमिनेट करके आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लेमेंट एटली भारत में किस आयोग के माध्यम से भारत आए थे? ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये बिल्कुल भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति थे क्लेमेंट एटली। लेबर पार्टी, जो यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी, उसके वो सांसद थे, और 1945 में यूके के जो प्रेसिडेंट थे वो भी रह चुके हैं, है ना। तो 1945 में यूके के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। भारत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक कमीशन को पास की और भारत भी आए थे। तो किस कमीशन के साथ ही भारत आए? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइमन कमीशन। किसके साथ आए? साइमन कमीशन के साथ ही भारत आए थे। ठीक है, ये साइमन कमीशन का बस एक ही प्रॉब्लम हो गया था, 1927 में बना था, 1928 में भारत आ गया था, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। मतलब 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था, और 1913 में इसमें रिपोर्ट दी थी। इसके साथ प्रॉब्लम एक ही थी कि इसमें जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे वाइट थे, मतलब सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में बहुत जोर शोर से विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और इसी साइमन गो बैक के नारे लगाते समय लाला लाजपत राय जी के सर पे डंडी लग गई, एक डंडा पुलिस वाले ने मार दिया, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इसे भी याद रखना कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस लीडर की हत्या हो गई, तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या ब्रास। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और साथ ही साथ बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज हम 2 स्पेशल ट्रिक हिस्ट्री की वो आपके साथ लेकर आए हैं, ठीक है, जो बहुत यूजफुल होंगी आप लोगों के थर्ड फेज के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो बताएं जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रास, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है, आयरन एक धातु है, कॉपर एक धातु है, लेकिन ब्रास मतलब कांसा, मतलब पीतल। ब्रास मतलब क्या हो गया, पीतल। ब्रास मतलब हो गया पीतल। पीतल क्या होता है, एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होता है जो कॉपर और जिंक से बना होता है, जो कि कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है। तो ये ऑड वन आउट में आ गया ब्रास। इसी के सिमिलर कॉपर और टिन को मिलाओगे तो बनता है ब्रोंज, मतलब कांसा। तो इसे भी याद रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, In 1981, ISRO launched India's first geostationary satellite called। 1981 में इसरो ने भारत का पहला भूस्थिर उपग्रह लॉन्च किया, जिसका क्या नाम था, आर्यभट्ट, एप्पल, भास्करा, सेकेंड, इनसेट 1B। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे लॉन्च किए जाते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार करने के लिए हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इनका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के बराबर होता है, मतलब 24 घंटे होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो कौन सा पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो था वो 1981 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है, और के सिवान वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल, जिनका टेन्योर अभी 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बताएं कौन सा पहला जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किया। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एप्पल का फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल। ये इसरो का पहला एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द फर्स्ट वीमेन टू हेड अ पार्लियामेंट्री फोर्स। उस पहली महिला का नाम बताना है जिसने किसी अर्धसैनिक बल का नेतृत्व किया हो। दिव्या अजीत, अर्चना रामसुंदरम, पुनीता अरोरा, अश्विनी पवार। कौन है वो पहली महिला जो कि हेड थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, एक आईपीएस ऑफिसर रही हैं ये, उनका नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्चना रामसुंदरम, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग पीडीएफ को लेके बड़ा परेशान रहते हैं, तो पीडीएफ जो है आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ जो है क्लास ओवर होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और चैट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड हो जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई समस्या अगर आ रही हो कि कोई क्वेश्चन है नहीं बन रहा है, तो एक काम करना, @GS महिंद्रा लाइव ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर मैं आपको मिलूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहाँ से डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे वे हैं डाउट पूछने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्लियामेंट्री हाउस इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। अभी आप जानते हैं संसद भवन का निर्माण फिर से किया जा रहा है ना, संसद भवन का निर्माण फिर से किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। तो दिल्ली में जो संसद भवन बना है अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में है, वो कब बनाया गया, 1895 से 1900 में, 1901 से 1909 में, 1921 से 1927 में, 1931 से 1935 के बीच में। तो दिल्ली में जो भी हमारा संसद भवन है उसका निर्माण कब किया गया। तो चलिए तब तक मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। पहली हिंट ये है कि 6 साल का समय लगा था हमारे संसद भवन को बनने के लिए। दूसरा बात, इस संसद भवन, हालांकि आज तो संसद भवन का कुछ और काम है, जो हमारे उस समय गवर्नर रहा करते थे वो संसद भवन में रहा करते थे। तो लॉर्ड इरविन पहले गवर्नर थे जो संसद भवन में रहे, मतलब लॉर्ड इरविन ने ही इसका कार्यक्रम शुरू करवाया था और 6 साल लगे थे इसको बनने में। तो अब आंसर कर सकते हैं मुझे लगता है आप, इरविन समझौता, गांधी पैक्ट, ये सब आप लिंक कर पाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 1921 से 1927 के बीच में जो हमारा दिल्ली का संसद भवन बना था, 6 साल लगे थे, 1927 में ये कंप्लीट हो गया था लॉर्ड इरविन के समय, और लगभग 8.3 मिलियन रुपीज़ जो थे वो उस समय यहाँ पे लगे थे। एडविन ल्यूटिन, नाम देख पा रहे हैं आप, यहाँ स्क्रीन में लिखा हुआ है क्या, एडविन ल्यूटिन्स ने संसद भवन का आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था, डिज़ाइनिंग का काम जो है वो एडविन ल्यूटिन ने किया था। ये मुझे लगता है आने वाले किसी न किसी सेट में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन था, किसने बनाया, किसने डिज़ाइन किया, तो एडविन ल्यूटिन ने इसको डिज़ाइन किया था। क्लियर है।
आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके मददगार होंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, और अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए तो किसी न किसी एग्जाम के लिए तो फ़ायदेमंद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना लिंक, जिससे आपकी तरह और भी फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जुड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, अंत तक देखिएगा सेशन को, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की, जो आपके लिए मददगार सिद्ध हो जाएंगी। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का आपको बता ही दिया, आप उसमें जुड़ के भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब हमारी ट्रिक है। तो बेसिकली देखिए, हमारी इंडियन जो कल्चर है उसमें एक फूफा होता है। फूफा जो होता है, हर कहीं जाता है, उसका मुंह बना होता है, हमेशा वो गुस्सा ही रहता है। तो आप याद रखेंगे फूफा, क्या नाम याद रखेंगे? फूफा। ये फूफा कौन है? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, आप सभी जानते हैं। और जब उसने आक्रमण किया था तो बहुत सारे विद्वान भी उसके साथ आए थे। तो क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन से विद्वान भारत में आए? तो आंसर है फूफा। फू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फारूकी, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। और ये क्वेश्चन तो आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो आंसर था महमूद गजनवी। हो सकता है अब अगले क्वेश्चन पेपर में पूछे कि फिरदौसी किसके साथ भारत आया, तो आप बोलेंगे महमूद गजनवी। या पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि शादियों में फूफा का जो मुंह है वो तो बना ही रहता है, कहीं किसी भी फंक्शन में फूफा का मुंह तो बना ही रहता है। तो फूफा, फारूकी, उत्बी, फिरदौसी और अल बरूनी। आसान है। कैसी लगी आपको ट्रिक? आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। ये आज की पहली ट्रिक थी। ठीक है, आइए हम अगली ट्रिक डिस्कस करते हैं। वो भी हिस्ट्री की ट्रिक है, जो आने वाले एग्जाम में वो भी मददगार हो जाएगी आपके लिए। तो अगली ट्रिक है हमारे पास, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर, क्योंकि लगातार यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो अब फिरोज अब नगर बसा रहा है। फिरोज क्या कर रहा है? नगर बसा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो दौड़ते दौड़ते क्या करने लगा? वो हाँफने लगा, क्योंकि फिरोज को नगर बसाना है तो लकड़ी, सीमेंट, कंक्रीट सब कुछ इकट्ठा पड़ेगा ना, तो वो भागेगा, और भागेगा तो थक जाएगा, थक जाएगा तो हाफेगा ना। तो फिरोज हाफता है। बहुत आसान है, फिरोज हाफता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर है, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिए हैं। तो फिरोजाबाद या फिरोजपुर, जा से जौनपुर, हा से हिसार और फा से फतेहाबाद, ये सभी नगर जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे। साथ ही साथ कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है कि जौनपुर नगर किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फतेहाबाद किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? तो बहुत अच्छी ट्रिक्स है। एक थी फूफा, फूफा से याद रखेंगे कि महमूद गजनबी के साथ कौन कौन भारत आया। और फिरोज शाह तुगलक के नगर आपको याद रखने, तो फिरोज हाफता है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी चीज़ें अकेली पर्याप्त होती नहीं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको आईबी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग 9 AM। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको मिलूंगी। 28 तारीख से हम वहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। और बाकी जो 4 बजे की हमारी आरआरबी एनटीपीसी का रिव्यू चल रहा है वो तो चलेगा, इसमें कोई भी शेड्यूल में दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आप एक बार लाइक कर देंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट्स कर देंगे, साथ ही साथ इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। हम अब कल मिलेंगे। और वन मोर थिंग, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। ठीक है।